अखबारों में उस हिसाब से आप विश्लेषण कर रहे हैं, देख रहे हैं, समझ रहे हैं। आपसे हम ये समझना चाहेंगे कि एक तरफ राहुल गांधी अपने हिसाब से चल रहे हैं, टी शर्ट में हैं, और बहुत शानदार विश्लेषण हमारे साथी अजय शुक्ला जी ने किया खुद पे उस चीज़ को लागू करते हुए। ठंड बहुत ज़्यादा है दिल्ली में भी, और अजय जी रहते हैं चंडीगढ़ में, तो चंडीगढ़ में और भी ज़्यादा ठंड होती है उस हिसाब से भी। लेकिन क्या कारण है कि ये जो दूसरा फेज है, इस दूसरे फेज पर, यात्रा के दूसरे फेज पर सबसे ज्यादा निगाहें टिकी हुई हैं? क्या ये फाइनल जो डेस्टिनेशन है और वो भी लाल चौक श्रीनगर, वहां झंडा न फहरा दें राहुल गांधी, इसलिए ये सब हो रहा है, या कुछ और है? जो राजनीतिक जमीन है उस झंडा फहराने से ज्यादा खिसकेगी या पहले ही खिसक चुकी है? निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी ने, जितने भी विपक्षी दल हैं, ये सारे के सारे इस समय घबराए हुए हैं कि जिस तरीके से जनसैलाब उनके साथ चला आ रहा है, वो किसी भी जो विरोधी दल है उसको उसके बीच में घबराहट पैदा करने के लिए पर्याप्त है। तो अब ये न केवल भारतीय जनता पार्टी या केंद्र की सरकार, बल्कि मुझे लगता है कि इनकी बढ़ती जो लोकप्रियता है, इसको देखकर बाकी विपक्षी दल भी सोचेंगे कि कब यह यात्रा रुक जाए तो ज्यादा अच्छा है। अच्छा, ये मुद्दा ऐसा है कि इसके लिए कोई कहेगा तो नहीं कि भाई आप इस यात्रा को रोक दो, लेकिन निश्चित रूप से मुझे लगता है कि अखिलेश यादव हो, चाहे मायावती हो, चाहे दूसरे विपक्षी दल हो, वो चाहेंगे कि भारतीय जनता पार्टी या केंद्र सरकार इसको किसी तरीके से रोक दे तो ही अच्छा है। और खासकर जब अब उत्तर प्रदेश से लेके जो अंत तक श्रीनगर के लाल चौक तक जो जाने वाले हैं, वो बहुत ही इसका क्रूशियल फेज है, जो अपन पहले भी कह चुके हैं। जहां तक इसे सिक्योरिटी की बात है, मैं एक बहुत पुरानी घटना की ओर ध्यान दिलाना चाहता हूं। राजीव जी, याद होगा कि जिस समय राजीव गांधी का एसेसिनेशन हुआ था, उनकी हत्या हुई थी, उसके बाद एमसी जैन जांच आयोग इसके ऊपर बैठा था, और इसमें यह बात उठी थी कि भाई लोगों के बीच नेता के जाने से क्या होता है। जो हत्यारे हैं वो तो एक अलग निश्चित रूप से एक उद्देश्य बना के प्लान करके आते हैं, उसको पहले से विजुलाइज करना चाहिए। उस समय एक बात उठी कि कहा गया कि भाई विश्वनाथ प्रताप सिंह जो है, जब प्रधानमंत्री बने तो वो तो खुली जीप में उसी अमृतसर में गए, और अमृतसर से उन्होंने मत्था टेक के जब बाहर निकले तो पूरे बाजार से निकले, खुली जीप में निकले थे वो, तो उन पर तो कोई हमला नहीं हुआ। तो जहां तक मेरा स्मरण बिल्कुल सही है, मेरी स्मृति, तो मुझे याद है कि पंजाब पुलिस के एक बहुत ही ऊंचे अधिकारी ने इसमें गवाही दी थी एमसी जैन कमीशन के सामने। और जब एमसी जैन साहब ने पूछा कि आप बताइए कि क्या इस तरीके से इंटरमिंगल नेता करे या ना करे, तो क्या फिर वो नेता कैसे जुड़ेगा अपनी से, तो ये कितना सही है कितना गलत है। तो उस कॉप ने जवाब दिया था, बहुत बड़े अधिकारी थे वो, उन्होंने कहा था देखिए अपनी लोकप्रियता के लिए नेता तो कुछ भी कर सकता है, पॉलिटिशियंस कैन डू एनीथिंग फॉर देयर पॉपुलैरिटी, बट वी आर द प्रोफेशनल कॉप्स, हम इसको अपने तरीके से हैंडल करते हैं। और उन्होंने कहा कि आप थोड़ा डिटेल में जाइए, तो उन्होंने बताया कि उस अमृतसर का जो पूरा बाजार था जहां पर से वीपी सिंह की जीप गुजरी थी, तो उसमें से जितने पब्लिक, आम पब्लिक थी, उससे ज्यादा कहीं हमारे लोग भी वहां पर थे, और प्रत्येक व्यक्ति पर हमने नजर रखी थी। याद कीजिए वो सीसीटीवी का जमाना नहीं था। तो उन्होंने कहा कि राजनीतिज्ञ जो है वो तो अपने हिसाब से चलेगा, ये हमारा काम है कि हम अपने ऑपरेशन को, अपनी जो मॉडल ऑपरेंडी है, हम अपनी कार्य पद्धति को इस तरीके करें कि हम उसको पूरी तरीके से सुरक्षा प्रदान करें। ये शायद आज भी आर्काइव में होगा, निश्चित रूप से होगा, एमसी आयोग के जांच कमीशन में निश्चित रूप से ये सब जो डिपोजमेंट है ये सब निश्चित होगा। तो मेरा ये कहना है कि राहुल गांधी को वो एक यात्रा पे जो निकले हैं, क्या उस यात्रा का उद्देश्य सरकार को नहीं पता? क्या इन एजेंसियों को नहीं पता, सिक्योरिटी एजेंसीज को? और सबसे बड़ी बात कि वो Z+ कैटेगरी में कवर होते हैं राहुल गांधी, तो आपको तो अतिरिक्त सुरक्षा निश्चित रूप से रखनी चाहिए। राहुल गांधी अपने हिसाब से बिहेव करेंगे क्योंकि वो एक राजनीतिज्ञ हैं। मैं ये नहीं कहता कि बिल्कुल ही वो अनुशासनहीन हो जाए या किसी तरीके से, बहुत सारे उदाहरण है हमारे यहाँ, भारत में बहुत सारे नेताओं ने ऐसा किया भी है, लेकिन ये आपका फर्ज है। अल्टीमेटली आप वहां पर राहुल गांधी या किसी भी नेता की सिक्योरिटी में है, तो पहला शब्द आता है सिक्योरिटी। आप उसकी सुरक्षा के लिए आपको सारा कुछ करना है। यह कह के आप फारिग नहीं हो जाते कि उन्होंने 113 बार प्रोटोकॉल तोड़ा है। अगर 100 बार प्रोटोकॉल तोड़ा है तो निश्चित रूप से यह तो सिक्योरिटी का ही फेल्योर है कि कैसे सिक्योरिटी, आप उसको मॉडिफाई कीजिए, आप परिष्कृत कीजिए, आप उनकी सुरक्षा व्यवस्था में सुधार लाइए।
और इसके बाद एक और संदेश ये जाता है कि दिल्ली फिर भी काफी सुरक्षित है, आप जाइए। अब इसके आगे जब जाएंगे तो क्या होगा? असली कारण ये है कि आपने जो सबसे अच्छी सिक्योरिटी के जो लोग हैं वो तो बेकार के लोगों को लगा के रखा है। आप अर्णब गोस्वामी को सुरक्षित कर रहे हैं, आप कंगना रनावत को पता नहीं कौन से जेड और वाई प्लस सिक्योरिटी दे रहे हैं, आप वो विवेक अग्निहोत्री को दे रहे हैं। तो आपका फोकस जो है वो ऐसे लोगों को सुरक्षित करने में लगा है जो इस देश को वैसे ही असुरक्षित कर रहे हैं। भाई एजेंसीज को चाहिए कि अपना फोकस ठीक करें और इस तरीके से राहुल गांधी की जान को किसी भी तरीके से कोई खतरा नहीं पहुंचना चाहिए, ये सारे देश की उम्मीद है। हालांकि हम ये कहते हैं कि किसी की भी जान को सुरक्षा, किसी की भी जान असुरक्षित नहीं होनी चाहिए। देखिए राहुल गांधी जिस इंपॉर्टेंट मिशन पर निकले हैं, अगर उन्हें कुछ हो जाता है तो केंद्र सरकार को याद रखना होगा, सीआरपीएफ को याद रखना होगा, जांच एजेंसियों, सुरक्षा एजेंसियों को याद रखना होगा कि उनके ऊपर सबसे पहले उंगली उठेगी। तो ये उनकी अपनी साख के लिए बहुत जरूरी है कि राहुल गांधी को पूरी तरीके से सुरक्षित करें और इस यात्रा को निर्विघ्न रूप से होने दें। अगर ये नहीं होती तो ये भी माना जाएगा कि भारतीय जनता पार्टी के साथ इन सुरक्षा एजेंसियों की उनके संबंध हैं और राजनीतिक इशारों पर उन्होंने इस यात्रा को रोकने की कोशिश की है। दूसरी बात जो आपने अखिलेश वाली बात कही, मैं उसके आगे जाता हूं, इसके ऊपर काफी कुछ कहा जा चुका है। अखिलेश का यह व्यवहार बताता है कि विपक्षी एकता में हमारे कहां पर रोड़े हैं, कहां पर अवरोध हैं। तमाम तरह की कोशिशों के बाद भारत की जनता जो एक विपक्षी एकता देखनी चाहती है वो क्यों नहीं हो पा रही वो विपक्षी एकता, इसका सबसे अच्छा उदाहरण जो अखिलेश ने दिया। ये समय ऐसा है कि हम बार बार कहते हैं कि 1947 के पहले जो भारत की स्थिति लगभग वही स्थिति है। मुझे ऐसा लगता है कि केवल गोपाल कृष्ण गोखले ऐसे थे जिन्होंने जाके महात्मा गांधी को दक्षिण अफ्रीका में जाके कहा था कि आप भारत आइए और स्वतंत्रता आंदोलन का नेतृत्व कीजिए। इसके बाद जो लाखों करोड़ों लोग जो उतरे उस मैदान में, उसमें किसी को भी इन्विटेशन नहीं दिया गया था, चाहे वो भगत सिंह हो, चाहे सुभाष चंद्र बोस हो, चाहे नेहरू हो, ये सारे स्वेच्छा से उस आंदोलन से जुड़े थे। ये उद्देश्य भी जो है इतना ही महान उद्देश्य है, इसके लिए आपको इन्विटेशन की क्या जरूरत है। लेकिन जिस तरीके से हमारे राजनीतिक दलों का, हमारे लोगों का जो व्यवहार बदला है, तो इसमें एक ही मजेदार बात बताता हूं राजीव जी, आपको याद होगा अमर सेन ने एक लेख लिखा था और उन्होंने कहा था कि हमारे जो कम्युनिस्ट हैं देश के, वो इस तरीके से उनका ब्यूरोक्रेटाइजेशन हो, ऐसा नौकरशाहीकरण हो गया है कि अगर क्रांति का समय 5 बजे के बाद आएगा तो ये कह के उठ के चले जाएंगे कि अब हमारा टाइम हो गया है, अब हम घर जा रहे हैं, क्रांति कल आके करेंगे सुबह 10 बजे। तो हमारे तमाम लोगों के, राजनीतिज्ञों का, राजनीतिक दलों का, हमारे संगठनों का, हमारे जनता का व्यवहार इस कदर हो गया है कि अब हम जो है इनविटेशन भी हमको चाहिए, आप हमारे घर आइए, उसके बाद हम आपके आंदोलन में शामिल होंगे ना। जितने लोग आ रहे हैं, राजनीतिक दलों को सीखना चाहिए कि सामान्य आदमी जो है वहां जा रहा है, अपने आप आ रहा है। अमोल पालेकर को किसी ने बुलाया नहीं था, अभिजीत बनर्जी को किसी ने बुलाया नहीं था, वे लोग अपने आप गए हैं, स्वतः स्फूर्त गए हैं। तो ये जो है राजनीतिक दलों को अपने आप जाना होगा। अगर ये नहीं जाता तो आप जान लीजिए कि विपक्षी दल की एकता में अभी भी बहुत बड़ी दरार है, जिसको पाटना बहुत मुश्किल होगा। अगर कोई ये सपना देख रहा है कि राहुल गांधी लाल चौक पे पहुंचेंगे और उसके बाद सारे राजनीतिक दल उनके पास आ जाएंगे और कहेंगे चलिए मिलकर मोदी के खिलाफ लड़ेंगे, तो समझिए कि दिल्ली अभी दूर है। राजीव जी। जी, बिल्कुल सटीक विश्लेषण कर रहे हैं, लेकिन थोड़ा सा इसमें एक बात ये जोड़ना चाहूँगा और फिर आता हूँ प्रोफेसर अखिल स्वामी जी आपके पास। चर्चा का समय भी खत्म हो चुका है, जल्दी से समेटते हैं।